नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन किया। कहा, भारत विश्व में प्रमुख समुद्री अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सुधारों के माध्यम से विश्व स्तरीय समुद्री अवसंरचना बनाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार ने $31 अरब की निवेश क्षमता वाली 400 से अधिक परियोजनाओं की सूची तैयार की। असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मतगणना जारी। भाजपा भारी जीत की ओर। देश में अब तक 1 करोड़ 48 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.07% हुई। एकीकृत भुगतान मंच यूपीआई के माध्यम से पिछले महीने 4,25,000 करोड़ रुपए के 2 अरब 29 करोड़ लेन-देन किए गए। भारतीय स्टेट बैंक ने आवास ऋण की ब्याज दर घटाकर 6.7% की। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन बोर्ड ने नुमालीगढ़ तेल शोधन कारखाने में अपनी 61.65% हिस्सेदारी 9,875 करोड़ रुपए में बेचने को मंजूरी दी। राज्यसभा और लोकसभा टीवी का विलय करके संसद टीवी बनाया गया और हॉकी में यूरोपीय सीरीज के दूसरे मैच में भारत का सामना आज शाम मेजबान जर्मनी से होगा। दोपहर समाचार में नईम अख्तर के साथ मैं कनकलता। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्रगति के लिए बहुत गंभीर है और विश्व में समुद्री अर्थव्यवस्था के रूप में अग्रणी भूमिका निभाने की ओर अग्रसर है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 3 दिवसीय मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत इस क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से अगुवा होने के कारण जल्द ही समुद्री अर्थव्यवस्था में वृद्धि के लिए बड़ी सफलता हासिल कर लेगा। श्री मोदी ने कहा कि सरकार विभिन्न सुधारों के माध्यमों से समुद्री ढांचागत सुविधाएं तैयार करने पर जोर दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार प्रमुख बंदरगाहों पर नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग पर ध्यान दे रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज आल्सो इनिशिएटेड holistic development of island infrastructure and ecosystem. We are keen to promote the use of renewable sources of energy in the maritime sector. We are in the process of installing solar and wind-based power systems at all the major ports across the country. We aim to increase usage of renewable energy to more than 60% of total energy by 2030 in 3 phases across Indian ports. India's long coastline awaits you. India's hard-working people await you. Invest in our ports. प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश में बुनियादी ढांचे के उन्नयन पर ध्यान केंद्रित कर रही है और इसके साथ ही समुद्री अर्थव्यवस्था में सुधार को बढ़ावा दे रही है। When I talk about upgrading current infrastructure, I give great importance to improving efficiency. Instead of a piecemeal approach, we focus on the entire sector as one, and the results of this are visible. The capacity of major ports, which was around 870 million tons per annum in 2014, has increased to around 1,550 million tons per annum now. प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इन उपायों से आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इंडिया इज ए नेचुरल लीडर इन दिस सेक्टर। आवर नेशन हैज ए रिच मैरीटाइम हिस्ट्री। आवर पोर्ट्स हैव बीन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स। आवर कोस्ट कनेक्टेड इंडिया टू द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, थ्रू दिस मैरीटाइम India Summit, I want to invite the world
to come to India and be a part of our growth trajectory. India is very sincere about growing in the maritime sector and emerging as a leading blue economy of the world. Our leading focus area includes upgrade current infrastructure, create next generation infrastructure, boost the reform journey. Through these steps, we aim to give strength to our vision of Atmanirbhar Bharat. अर्थव्यवस्था के विकास के लिए समुद्री क्षेत्र के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्री मोदी ने कहा कि तटीय आर्थिक क्षेत्र के साथ बंदरगाहों के एकीकरण, बंदरगाह आधारित स्मार्ट शहर का निर्माण और बंदरगाहों के निकट वैश्विक विनिर्माण गतिविधियां शुरू करना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार ने निवेश करने योग्य 400 से अधिक परियोजनाओं की सूची तैयार की है। The Ministry of Port, Shipping and Waterways has created a list of 400 investable projects. These projects have an investment potential of $31 billion or rupees 2.25 lakh crores. This will further strengthen our commitment of overall development of our maritime sector. The Maritime India Vision 2030 has been launched. It outlines the priorities of the government. The Sagar Manthan Mercantile Marine Domain Awareness Center has also been launched today. It is an information system for enhancing maritime safety, search and rescue capabilities, security and marine environment protection. प्रधानमंत्री ने कहा कि $82 अरब की 574 परियोजनाएं सागरमाला परियोजना के तहत चिन्हित की गई हैं। उन्होंने कहा कि द्वीपीय बुनियादी ढांचा और पारिस्थितिकी तंत्र के विकास की शुरुआत हो गई है। The Sagarmala project for promoting port-led development was announced by the government in 2016. As part of the program, more than 574 projects at a cost of $82 billion or 6 lakh crores have been identified for implementation during 2015 to 2035. The government of India is also focusing on the domestic shipbuilding and ship repair market. To encourage domestic shipbuilding, we approve the shipbuilding financial assistance policy for Indian shipyards. Ship repair clusters will be developed along both coasts by 2022. श्री मोदी ने कहा कि समुद्री यातायात के क्षेत्र में सरकार ने अभूतपूर्व निवेश किया है। पिछले 6 वर्ष में प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता दोगुनी हो गई है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि 2030 तक सरकार ने 23 जल मार्गों के क्रियान्वयन का लक्ष्य रखा है। भारतीय बंदरगाहों पर प्रतीक्षा समय में कमी आई है। उन्होंने कहा कि 78 लाइट हाउस के पास पर्यटन विकास की कार्य योजना तैयार कर ली गई है। We aim at domestic and international cruise terminal development at selected ports through infrastructure development and enhancement by 2023. India had as many as 189 lighthouses across its vast coastline. We have drawn up a program for developing tourism in the land next to 78 lighthouses. The key objective of this initiative is to enhance development of the existing lighthouses and its surrounding areas into unique maritime tourism landmarks. प्रधानमंत्री ने विश्व समुदाय और निजी क्षेत्र से बंदरगाहों के लिए निवेश करने की अपील की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 नामक ई बुक का विमोचन किया। इसमें समुद्री क्षेत्र के विकास के बारे में जानकारी दी गई है। डेनमार्क के परिवहन मंत्री बेनी एंगलबर्ग, गुजरात तथा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तथा मनसुख मांडविया इस सम्मेलन में मौजूद थे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई। राज्य के अपर मुख्य चुनाव अधिकारी संजय बसु ने आकाशवाणी को बताया कि मतदान का समय बढ़ाकर 6:30 बजे तक कर दिया गया है। इस चरण के लिए 9 मार्च तक नाम दाखिल किए जा सकते हैं। अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 12 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 27 मार्च को पहले चरण में 5 जिलों के 30 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। पुरुलिया के 9, पूर्वी मेदिनीपुर की 7 और पश्चिमी मेदिनीपुर की 6 तथा झाड़ग्राम और बांकुड़ा जिले की 4-4 सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। मतदान 8 चरणों में होगा।
असम में विधानसभा के 47 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आज अधिसूचना जारी की गई। राज्य में 3 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। इस महीने की 27 तारीख को पहले चरण का मतदान होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस चरण के लिए 80 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस चरण में कुल 12 जिलों में मतदान होगा, जिसमें ज्यादातर ऊपरी असम के सीट है। हालांकि अभी तक किसी भी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन सीट बंटवारे पर सभी राजनीतिक दल चर्चा कर रहे हैं। भाजपा और असम गण परिषद के नेतृत्व ने आज गुवाहाटी में फिर बैठक की। कल भी सीट बंटवारे पर दोनों दलों की बैठकें हुई थी। असम जातीय परिषद के अध्यक्ष लुरिनज्योति गोगोई ने भी कल गुवाहाटी में रायजोर दल के प्रमुख अखिल गोगोई के साथ बैठक की। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने असम दौरे के आज दूसरे दिन विश्वनाथ जिले में चाय श्रमिकों से मिले। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन किया। कहा, भारत विश्व में प्रमुख समुद्री अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सुधारों के माध्यम से विश्व स्तरीय समुद्री अवसंरचना बनाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार ने $31 अरब की निवेश क्षमता वाली 400 से अधिक परियोजनाओं की सूची तैयार की। असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मतगणना जारी। भाजपा भारी जीत की ओर। देश में अब तक 1 करोड़ 48 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.07% हुई। एकीकृत भुगतान मंच यूपीआई के माध्यम से पिछले महीने 4,25,000 करोड़ रुपए के 2 अरब 29 करोड़ लेन देन किए गए। भारतीय स्टेट बैंक ने आवास ऋण की ब्याज दर घटाकर 6.7% की। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन बोर्ड ने नुमालीगढ़ तेल शोधन कारखाने में अपनी 61.65% हिस्सेदारी 9,875 करोड़ रुपए में बेचने को मंजूरी दी। राज्यसभा और लोकसभा टीवी का विलय करके संसद टीवी बनाया गया। और हॉकी में यूरोपीय सीरीज के दूसरे मैच में भारत का सामना आज शाम मेजबान जर्मनी से होगा। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने 81 नगर परिषद, 31 जिला पंचायतों, 231 तालुका पंचायतों में बड़ी जीत हासिल की है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार भाजपा ने नगर परिषद की 803, जिला पंचायतों की 246 और तालुका पंचायतों की 1036 सीटों पर विजय प्राप्त की। कांग्रेस के हिस्से में नगर परिषद की 159, जिला पंचायतों की 55 और तालुका पंचायतों की 388 सीटें आई हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों ने नगर परिषद की 43, तालुका पंचायतों की 26 और जिला पंचायतों की 1 सीट पर कब्जा किया है। आम आदमी पार्टी ने नगर परिषद, जिला पंचायत और तालुका पंचायत की 1-1 सीट हासिल की है। इस बीच अब तक मिले रुझानों के अनुसार भाजपा 67 नगर परिषद जबकि कांग्रेस 7 स्थानों पर बढ़त लिए हुए है। 1 स्थान पर अन्य आगे है। इसी प्रकार भाजपा सभी 31 जिला पंचायतों पर बढ़त बनाए हुए है। भाजपा 185 तालुका पंचायतों में आगे चल रही है जबकि कांग्रेस 34 सीटों पर आगे है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने गांधीनगर में पार्टी मुख्यालय में जश्न मनाना शुरू कर दिया है।
गुजरात में शासक भाजपा ने स्थानीय इकाइयों के चुनाव नतीजों में बड़ी जीत हासिल करते हुए 2015 के चुनाव में ग्रामीण गुजरात में अपनी खोई हुई जमीन फिर से प्राप्त कर ली है। राज्य के 6 नगर निगमों के चुनाव में क्लीन स्वीप विजय दर्ज करने के बाद भाजपा अब नगरपालिका, तालुका पंचायत और जिला पंचायतों के चुनाव में भी बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। राजकीय समीक्षक इस नतीजों को गुजरात के ग्रामीण मतदाताओं का भाजपा की तरफ बड़ा झुकाव मान रहे हैं। भाजपा कार्यकरों ने भी गांधीनगर के पार्टी प्रदेश मुख्यालय कमलम पहुंचकर चुनाव नतीजों के विजय पर जश्न शुरू कर दिया है। भाजपा की बड़ी जीत के चलते मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल भी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पहुंच रहे हैं। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। केरल में विधानसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही प्रमुख राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी दल गठबंधन करने, सीट और उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप देने संबंधी कार्यों में लगे हुए हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना 12 मार्च को जारी की जाएगी। उम्मीदवार अपना नामांकन 19 मार्च तक जमा करा सकते हैं। विधानसभा चुनाव में अब 1 महीने का समय शेष है, इसलिए राज्य में प्रमुख राजनीतिक दल गठबंधन करने, सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने में लगे हैं। राज्य में CPM के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ LDF, कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF और भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के बीच प्रमुख मुकाबला है। मतदान के लिए 40,771 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। मतगणना 2 मई को होगी। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं निखिल कुमार। तमिलनाडु में चुनाव की तारीख करीब आने के साथ ही राजनीतिक पार्टियां गठबंधन करने में जुट गई हैं। राज्य की 2 प्रमुख पार्टियां ऑल इंडिया अन्ना DMK और DMK पार्टी दोनों ही समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ गठबंधन करने के लिए जोड़ तोड़ कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न राज्यों में चुनावी गठबंधन करने के लिए कांग्रेस की कड़ी आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों से कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद तथा धर्म और जाति आधारित विचारधारा को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी विभाजन के बजाय विकास की राजनीति करती है। महाराष्ट्र सरकार ने ऊर्जा विभाग के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो उन किसानों की बिजली आपूर्ति न रोकें जिनके कृषि पंपों के बिल बकाया हैं अथवा बिलों का भुगतान लंबित है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। महाराष्ट्र विधिमंडल के बजट सत्र का दूसरा दिन विरोधी पक्ष के सदस्यों के आंदोलन के साथ शुरू हुआ। कामकाज शुरू होने के पश्चात बिजली बिल की रिकवरी तथा बिजली का बिल न भरने वाले के कनेक्शन काटे जाने के मुद्दे पर तत्काल चर्चा की मांग विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने की। इस विषय पर जल्द ही चर्चा का आयोजन किया जाएगा, ऐसा आश्वासन सरकार की तरफ से सदन में दिया गया। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने ये भी घोषित किया कि तब तक किसी का भी बिजली का कनेक्शन काटा नहीं जाएगा। महाराष्ट्र विधिमंडल सचिवालय ने बजट सत्र में शामिल होने के लिए कोविड-19 की निगेटिव रिपोर्ट बंधनकारक की है। सभी मंत्री, विधायक, अधिकारी, कर्मचारी तथा अन्य लोगों को यह रिपोर्ट बंधनकारक है। इसीलिए 2 दिन के विशेष कैंप का भी आयोजन किया गया था। इसमें लगभग 3260 लोगों की जांच की गई। सचिवालय के अधिकारियों ने बताया कि इसमें से लगभग 26 लोगों का रिपोर्ट पॉजिटिव आया है और इसमें से कोई भी सत्र में उपस्थित नहीं है। जीवन भावसार, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने लगभग 2,41,375 करोड़ रुपए का पेपरलेस बजट पेश किया। बजट में अवसंरचना, शिक्षा, रोजगार, किसानों और महिलाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। इस बार न तो कोई नया कर लगाया गया है और न ही मौजूदा कर में वृद्धि की गई है। देश में कोविड का टीका लगवाने वालों की संख्या आज 1,48,54,000 से ज्यादा हो गई है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण के पहले दिन कल लगभग 5,52,000 लोगों को टीका लगाया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरूआत इस वर्ष 16 जनवरी को की थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लाखों लाभार्थियों ने कोविड का टीका लगाने के लिए अपना पंजीकरण कराया है। कोविड-19 टीकाकरण के दूसरे चरण के पहले दिन ही cowin.gov.in पोर्टल पर लगभग 25 लाख संभावित लाभार्थियों ने अपना पंजीकरण कराया। कुल हुए पंजीकरण में से तकरीबन 24,50,000 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि 60 वर्ष या उससे अधिक आयु या सरकार द्वारा निर्दिष्ट रोगों से ग्रसित 45 या उससे अधिक आयु के हैं। शेष 50,000 लाभार्थी पहले चरण के टीकाकरण के लाभार्थी हैं, जिनमें स्वास्थ्य सेवा
और अग्रिम पंक्ति में कार्यरत लोग शामिल हैं। कल ही एक दिन में टीकाकरण के लिए लगभग 6,44,000 से भी अधिक लोगों ने अपने अपॉइंटमेंट भी बुक कर लिए हैं। सरकार ने ऐसे सभी नागरिकों से जो कि अगले वर्ष की 1 जनवरी को 60 वर्ष या उससे अधिक या निर्दिष्ट रोगों से ग्रसित 45 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं से अपील की है कि वो कोविन पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराएं और कोरोना के टीके की खुराक के लिए अपॉइंटमेंट बुक करें। लाभार्थी सरकार द्वारा जारी किसी भी फोटो आईडी कार्ड जैसे कि आधार या पैन कार्ड के साथ अपने नजदीकी कोविड टीकाकरण प्रसंस्थान में जाकर पंजीकरण करवा सकते हैं। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और उनकी पत्नी ने आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के हार्ट एंड लंग्स इंस्टीट्यूट में कोविड का टीका लगवाया। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी आज सवेरे सिकंदराबाद के गांधी अस्पताल में कोविड का पहला टीका लगवाया। तेलंगाना में टीकाकरण के दूसरे चरण में टीके लगाए जा रहे हैं। श्री रेड्डी ने पात्र लोगों से अपील की कि वे टीकाकरण के लिए बिना किसी संकोच के पंजीकरण कराएं। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री ने आज कोविड-19 का पहला टीका लगवाया। उन्होंने ये जानकारी सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा करके दी। इसमें उन्होंने उन वैज्ञानिकों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में अपना योगदान दिया और देश का नाम रोशन किया। नागालैंड में लोंगलेंग जिले के सबसे वृद्ध 89 वर्षीय व्यक्ति को कोविशील्ड का टीका लगाया गया। राज्य भर में कुल 180 वरिष्ठ नागरिकों को टीके लगाए गए। इसके अलावा 45 वर्ष से अधिक उम्र के उन 13 लोगों को भी टीका लगाया गया जो किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.07% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 12,464 रोगी स्वस्थ हुए। इसके साथ ही अब तक 1,07,98,000 लोग इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। पिछले एक दिन में 12,286 नए मामलों की पुष्टि हुई। इसी दौरान 91 लोगों की इस संक्रमण से मौत भी हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आपात कार्यक्रम के निदेशक डॉ माइकल रेयान ने कहा है कि कोविड महामारी इस वर्ष के अंत तक समाप्त होने का विचार करना जल्दबाजी होगी। इस समय दुनिया का मुख्य ध्यान कोविड-19 संक्रमण को रोकने पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वायरस पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया गया है। डॉ रेयान ने कहा कि लगातार 6 सप्ताह तक कमी आने के बाद पिछले सप्ताह कोविड मामलों में वृद्धि हुई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में पल्मोनरी मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉ सूर्यकांत चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। एकीकृत भुगतान मंच यूपीआई के माध्यम से पिछले महीने 4,25,000 करोड़ रुपए के 2,29 करोड़ लेन देन किए गए। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई से जारी आंकड़ों के अनुसार फरवरी महीने में 28 दिन होने के बावजूद यूपीआई भुगतान का रिकॉर्ड पिछले महीने के बराबर रहा। भारतीय स्टेट बैंक ने आवास ऋण पर ब्याज दर 6.7% कर दी है। बैंक ने कहा कि 75 लाख रुपए तक का आवास ऋण लेने वालों के लिए ब्याज की दर 6.7% होगी और 75 लाख से अधिक का ऋण लेने के लिए ब्याज दर 6.75% रहेगी। ब्याज दरों में छूट कर्ज लेने वाले लोगों के सिबिल स्कोर पर निर्भर करेगी। ये छूट 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगी और इसमें प्रोसेसिंग फीस पर 100% की छूट मिलेगी। ग्राहक ऑनलाइन या योनो ऐप के माध्यम से इस छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ऋण लेने वाले महिलाओं को 5 आधार अंकों की विशेष छूट दी जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन बोर्ड ने नुमालीगढ़ तेल शोधन कारखाने में अपनी 61.65% हिस्सेदारी को 9,875 करोड़ रुपए में बेचने की स्वीकृति दे दी है। ऑल इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और असम सरकार इस हिस्सेदारी को खरीदने की कोशिश करेंगी। सरकार को भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड के निजीकरण के लिए कई अभिव्यक्तियां प्राप्त हुई हैं। निजीकरण की प्रक्रिया अब दूसरे दौर के लिए भेजी जाएगी।
राज्यसभा और लोकसभा टीवी का विलय करके संसद टीवी बना दिया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी रवि कपूर को संसद टीवी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। संसद टीवी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण 2 अलग-अलग चैनलों पर करेगा। दोनों चैनलों के एकीकरण के बारे में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संयुक्त रूप से यह निर्णय लिया। भारत में स्विट्जरलैंड के राजदूत डॉक्टर राल्फ हैकनर ने कहा है कि भारत विश्व के सर्वाधिक नवोन्मेष देशों में से एक है तथा 2021 के केंद्रीय बजट में अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में अधिक के बजट आवंटन से ये प्रमाणित होता है। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 कॉन्क्लेव में डॉक्टर हैकनर ने ये बात कही। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर वित्त और कॉरपोरेट मंत्री निर्मला सीतारामन इस सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि थीं। संयुक्त अरब अमारात ने पहली बार इसराइल में अपने राजदूत की नियुक्ति की है। दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में पिछले वर्ष हुए ऐतिहासिक समझौते के बाद इसराइल में औपचारिक रूप से संयुक्त अरब अमीरात के पहले राजदूत की नियुक्ति हुई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। आकाशवाणी इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाली महिलाओं की गाथा प्रस्तुत कर रहा है। इसी श्रृंखला में प्रस्तुत है कैप्टन निवेदिता भसीन से आकाशवाणी की बातचीत, जिसमें उन्होंने प्रारंभिक दिनों की यादें साझा की हैं। कैप्टन भसीन कोलकाता से सिलचर की उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की सहचालक रही हैं। इस उड़ान में सभी महिलाएं शामिल थीं। आज भारत में उड्डयन के क्षेत्र में 13% महिलाएं हैं, जो विश्व में सबसे अधिक हैं। देश की सबसे युवा पायलट बनी निवेदिता भसीन आज गौरवान्वित हैं। कैप्टन निवेदिता भसीन ने वर्ष 1979 में विमान चालन आरंभ किया था। उन्हें वर्ष 1989 में जेट विमान उड़ाने वाली पहली महिला होने का गौरव प्राप्त है। आकाशवाणी से बातचीत में निवेदिता बताती हैं कि इस क्षेत्र में उनका सफर काफी मुश्किल भरा रहा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इस सफर को आसान बनाया और ये उपलब्धि हासिल की। Of course, it was a very small community of us girls, and definitely it was really lonely for us. It was a very difficult life. With time, I think our colleagues got used to us flying alongside them. There was a comfort factor. The passengers got used to seeing women pilots in uniform, and now we are so many of us, I don't think it makes any difference to either the crew or the passengers to see women pilots flying. दीक्षा सक्सेना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज। यूरोपीय हॉकी श्रृंखला के दूसरे मैच में आज भारत का सामना मेजबान जर्मनी से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार आज रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। एक रिपोर्ट। भारतीय टीम यूरोप दौरे में आज जर्मनी के खिलाफ दूसरे मुकाबले में अपना शानदार प्रदर्शन दोहराना चाहेगी। इससे पहले 12 महीनों से अधिक समय बाद अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रही भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पीआर श्रीजेश के नेतृत्व में अपना जबरदस्त दमखम दिखाते हुए रविवार को 4 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में मेजबान जर्मनी को 6-1 से हराकर बड़ी जीत दर्ज की थी। टोक्यो ओलंपिक की तैयारियों के मद्देनजर भारतीय हॉकी टीम का 17 दिवसीय यूरोप दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। दौरे की समाप्ति से पहले भारतीय टीम बेल्जियम के एंटवर्प में 6 और 8 मार्च को ब्रिटेन के साथ खेलेगी। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। महान संगीतकार भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। आइए सुनते हैं उनका गायन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन किया। कहा, भारत विश्व में प्रमुख समुद्री अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सुधारों के माध्यम से विश्व स्तरीय समुद्री अवसंरचना बनाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार ने $31 अरब की निवेश क्षमता वाली 400 से अधिक परियोजनाओं की सूची तैयार की। असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा के पहले चरण के लिए चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मतगणना जारी। भाजपा भारी जीत की ओर। देश में अब तक 1 करोड़ 48 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया।
कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.07% हुई। एकीकृत भुगतान मंच यूपीआई के माध्यम से पिछले महीने 4,25,000 करोड़ रुपए के 2 अरब 29 करोड़ लेन देन किए गए। भारतीय स्टेट बैंक ने आवास ऋण की ब्याज दर घटाकर 6.7% की। और हॉकी में यूरोपीय सीरीज के दूसरे मैच में भारत का सामना आज शाम मेजबान जर्मनी से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।